बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। तो हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं चौसर का कि लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में चौसर की इतनी इम्पोर्टेंस है क्यों, उसकी वजह क्या है। तो चौसर जिस तरह के पोप अपने दौर का एक मशहूर किस्म का पोइट है, टेनिसन अपने दौर का है, और उसी तरह चौसर अपने दौर में बहुत ज़्यादा मशहूर रहा। चौसर क्यों मशहूर था, इतना ज़्यादा फेमस क्यों था, इतनी सिग्निफिकेंस उसकी क्यों है? बिकॉज चौसर हेटेड नैरो माइंडेडनेस। वो जो पुराने ज़माने की जो रिवायात और कस्टम्स वगैरह चल रहे थे, जो एक ट्रेडिशनल किस्म की पोइट्री थी, इसने उससे हट के लिखा। तभी चौसर को कहा गया अ पोइट ऑफ मैन, जिसने वाकई में रियल लोगों के बारे में लिखा, इसीलिए वो उन लोगों का शायर बन गया। ही वॉज द अनऑफिशियल क्रॉनिकलर ऑफ इंग्लैंड इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी का एक अनऑफिशियल क्रॉनिकलर है, जो उनकी जो एक रियल जो लाइफ थी, जो हिस्ट्री थी, जो सारा कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस और कल्चर्स जो चल रहे थे, उनको एज इट इज़ प्रेजेंट कर रहा था चौसर। ठीक है। लिमिटेशंस क्या हैं चौसर के वर्क की? चौसर के वर्क की दो लिमिटेशंस हैं। वन लिमिटेशन इज़ दैट ही वाज साइलेंट अबाउट हिस्टोरिक इवेंट्स। हिस्टोरिक इवेंट्स उस दौर के कौन कौन से थे? पहली तो जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, द फर्स्ट वन वाज 100 years वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है, जो कि 1337 से 1453 तक लड़ी गई थी। इसके बारे में चौसर ने कोई ख़ास जिक्र नहीं किया, सिवाय इसके कि नाइट जो है उसके बारे में वो बताता रहता है कि नाइट ने यहाँ जंग लड़ी, वहाँ लड़ी, इतनी जंगें जीता मज़हब के लिए, क्रॉस के लिए। द सेकेंड वॉज ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ का जो पीरियड है वो ये डॉक्टर के बारे में, जब फिजिशियन के बारे में बात करता है तो तब हल्का सा देता है कि उसमें डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा फॉर्चून अर्न की। पीजेंट्स रिवोल्ट के बारे में वो बात नहीं करता, इतनी लॉलर्ड मूवमेंट के बारे में भी चौसर ने कोई बात नहीं की है। ये जो बहुत ज़्यादा मेन हिस्टोरिक इवेंट्स थे, एक रियलिस्ट होने के बावजूद चौसर ने इनके बारे में बिल्कुल बात नहीं की। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ चौसर्स वर्क। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अवॉइडेंस ऑफ लिटरलिज्म, कि जो लिटरल एक जो मीनिंग होता है बात का, वो सारी चीज़ें चौसर ने अवॉइड की हैं। उसकी जो पोइट्री है वो कहीं ना कहीं, वो कहता अपने आप को रियलिस्ट है और वो बात भी रियल पीपल की करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों को एग्जैजरेट करता है। जिस तरह नाइट की बात है, प्लोमैन की बात है या पार्सन की बात है, वो इनको कुछ अनइमेजिनरी किस्म के इतना परफेक्ट एक उनको बताता है कि आप यकीन नहीं कर पाते कि इस हद तक भी कोई अच्छा हो सकता है, क्या इतनी अच्छाई वाकई में पॉसिबल है। तो देयर इज़ एग्जैजरेशन एंड आइडियलिज्म इन हिज पोइट्री एंड ही अवॉइड्स लिटरलिज्म। ठीक है। अब चौसर की कंट्रीब्यूशन क्या है इंग्लिश लिटरेचर में? ही वॉज द फादर ऑफ वर्स हु इन इमॉर्टल सॉन्ग फर्स्ट टॉट द म्यूज टू स्पीक द इंग्लिश टंग। क्यों उसे फादर ऑफ वर्स किया गया, क्यों फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किया गया, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा गया? सबसे पहली बात तो ये कि इंग्लिश जो इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो इंग्लिश की सिग्निफिकेंस उस दौर में आई, वो चौसर की वजह से आई। चौसर ने इंग्लिश में पोइट्री लिखनी शुरू की, जिसकी वजह से लोगों ने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज जो है, बजाय इसके कि एज अ डायलेक्ट पहले समझा जाता था, उसको ये देखें, ये लिखा हुआ है कि चौसर फाउंड हिज इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। डायलेक्ट मिला था उसे और उसने लैंग्वेज बना के छोड़ दिया। मतलब पूरी जो एक वहाँ के लोग थे, एक कौम जो थी, वो बोलने लग गई है लैंग्वेज। ठीक है। विद हिम इज़ बोर्न आ रियल पोइट्री। रियल पोइट्री उसकी वजह से आई है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा गया, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तक कहा गया, क्योंकि उसकी जो पोइट्री थी वो ना सिर्फ ये कि वर्स फॉर्म में थी, बल्कि उसमें ड्रामेटिक एक एलिमेंट भी उसकी पोइट्री में पाया जाता था, जिसकी वजह से उसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाने लगा। ही वॉज द फर्स्ट रियलिस्ट, फर्स्ट ह्यूमरिस्ट, फर्स्ट नरेटिव आर्टिस्ट, फर्स्ट ग्रेट कैरेक्टर पेंटर एंड द फर्स्ट ग्रेट मटेरियल आर्टिस्ट। मतलब उस दौर में ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इनिशिएट करने वाला कौन था? जेफरी चौसर था। ठीक है। उसने इंग्लिश लैंग्वेज, उसको एक ब्रिक की तरह मिली थी और उसने उसे पॉलिश करके एक मार्बल बना दिया। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का अगर सेहरा किसी को दिया जा सकता है तो ही इज़ जेफरी चौसर। ये उसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है। अब ये जो द साउदर्न, मिडलैंड, नॉर्दर्न और कैंटिश जो हैं, ये लैटिन एंड फ्रेंच वर मोस्ट
more fashionable than the poor English. Latin क्या थी? Latin was considered the universal language and was patronized by the church and the learned. लैटिन कौन यूज़ करता था? चर्च पीपल यूज़ करते थे और ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज समझी जाती थी और बहुत ज़्यादा ग्रैंडुअर मतलब इसमें था। तो लोग इसको जब कहना होता था कि हम लोग बड़ी रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर बहुत ही पढ़े लिखे से लोग हैं, ठीक है, तो वो लैटिन ज़्यादा बोला करते थे। एंड फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड वॉज यूज फॉर कीपिंग दी अकाउंट्स ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, ठीक है। फ्रेंच किस लिए यूज़ होती थी? कोर्ट में यूज़ होती थी और रॉयल्टीज़ यूज़ करते थे उसे, ठीक है। अब वर्सिफिकेशन में अब चौसर की अगर हम बात करते हैं तो चौसर ने पिछले ज़माने में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको चौसर ने डिसओन किया। ही फॉलोइंग ओल्ड मैयर, ही डिसओन थी फॉलोइंग ओल्ड मैयर्स। अब ये वो चीज़ें नहीं हैं जो चौसर ने यूज़ की, ये वो हैं जो उसने डिसओन की, जो उसने कहा कि ये मैं बिल्कुल भी अपनी पोइट्री में नहीं करूँगा। वो कौन सी थी? द अर्लियर एज देयर वाज नो रेगुलरिटी इन द नंबर ऑफ सिलेबल्स। चौसर से पहले जो पोइट्री की जाती थी उसमें नंबर ऑफ सिलेबल्स का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। अगर एक लाइन में सिलेबल 6 हैं तो अगली लाइन में 14 भी आ सकते थे, ठीक है। और यूज़ ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आपको पता है कि कंसेक्टिव यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थी और ऑर्नामेंट के लिए यूज़ की जाती थी, सिलेबल्स को स्ट्रेस करने के लिए यूज़ की जाती थी, ठीक है। मतलब एक बहुत ज़्यादा आप समझ लें किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए एलिट्रेशन यूज़ करती थी। द एब्सेंस ऑफ एंड राइम्स, और एंड राइम्स थी ही नहीं उस दौर में। फ्रीक्वेंट रेपिटेशन यूज़ होती थी टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, ठीक है। इंटेंसिटी शो करने के लिए क्या किया जाता था? फ्रीक्वेंट रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस किया जाता था, ठीक है। ये वो चीज़ें थी जो चौसर ने कहा कि भाई ये मेरे से पहले दौर में हर एक ने बहुत ज़्यादा कर लिया, एक्सेसिव यूज़ किया इन चीज़ों का, तो आई विल अवॉइड दीज फॉलोइंग मेयर्स। तो उसने क्या किया? उसने कुछ नई चीज़ें अपनी पोइट्री में इंट्रोड्यूस करवाई। वो नई चीज़ें क्या थी कि उसने कहा कि मेरी जो पोइट्री होगी उसकी हर लाइन में सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स आएंगे। अगर पहली लाइन में 6 सिलेबल हैं तो नेक्स्ट में भी 6 ही आएंगे। ऐसे नहीं होगा कि हर लाइन में नंबर ऑफ सिलेबल्स डिफरेंट हो रहा है। हर लाइन जो है उसमें एंड राइम भी होगा। एलिट्रेशन बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा मैं, और रेपिटेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरी पोइट्री में, ठीक है। चौसर एम्प्लॉयड 3 प्रिंसिपल मीटर्स, नेमली उसने कौन से मीटर्स यूज़ किए? हीरोइक कपलेट यूज़ किया, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट यूज़ किया एंड चौसेरियन स्टैंजा यूज़ किया, ठीक है। ऑक्टोसिलेबिक होता है जिसमें 8 सिलेबल्स होंगे एक कपलेट में। कपलेट कहते हैं जो 2 लाइंस वाली पोइट्री होती है, ठीक है। ये चौसेरियन स्टैंजा और हीरोइक कपलेट को मैं आपको नेक्स्ट छोटे छोटे शॉर्ट्स बना दूंगी, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑल दी पोइट्स ऑफ 50, अब क्या करते हैं कि कुछ चौसेरियन पैदा होते हैं 15th सेंचुरी में, कुछ इंग्लिश हैं और कुछ स्कॉटिश हैं जो चौसर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे विल फेल, क्योंकि वो चौसर के गलत काम को फॉलो करते रहेंगे। तो जो इंग्लिश चौसेरियंस थे वो थे जॉमस ऑक्लेव, जॉन स्केल्टन, अलेक्जेंडर बार्कले थे। और जो स्कॉटिश चौसेरियन थे दोज वो गेविन डॉगलस एंड रॉबर्ट हेनरी सन, ये हमारे स्कॉटिश चौसेरियन थे, ठीक है। चौसर की पोइट्री को अब जब ये फॉलो करने लगते हैं तो ये उस तरह से, ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हो ना तो वो क्या होती है, तो आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और आप कॉपी तो ऑब्वियसली सही तरह से कर नहीं पाओगे, तो आपके काम की जो वर्थ होती है वो रहती ही नहीं है। तो चौसर वॉज अ पाइनियर नॉट ओनली इन द लिंग्विस्टिक एंड प्रोजेडिक फील्ड्स बट वॉज वन इन द स्ट्रिक्टली पोएटिक फील्ड ऑल्सो। नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ पोइट्री बट इट्स कॉन्टेंट टू इज़ हाईली इंडेटेड टू हिम। मतलब कॉन्टेंट क्या था उसका? रियलिज्म उसका कॉन्टेंट था जो उसने दिया। ही गेव अ न्यू ड्रेस टू इंग्लिश पोइट्री, ऑल्सो न्यू बॉडी एंड न्यू सोल। उसने इंग्लिश पोइट्री को एक नई ड्रेस ही नहीं, नई बॉडी और नया सोल भी दे दिया। लोगों को एक नई चीज़ दी लिखने के लिए, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया, एक नया पर्सपेक्टिव दिया लिखने के लिए, ठीक है। एंड हिज मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोइट्री इज हिज एडवोकेसी एंड एडहेरेंस टू रियलिज्म, ठीक है। वो वही हो गया कि रियलिज्म, उसका रियल मैन के बारे में बात की, रियल मैनर्स के बारे में बात की, रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बात की उसने। His poetry was not only an epitome of the society of 14th century England but the epitome of human nature। उसने जब वो जिसकी पार्सन की बात कर रहा है, वो नाइट के बेटे की स्क्वायर की बात कर रहा है, वो फ्रायर की बात कर रहा है, वो जिसकी भी बात कर रहा है, तो वो वहाँ पे वो उन सेलर की बात कर रहा है, तो वो ह्यूमन नेचर को जब उनकी टेल्स में वो शो करता है, वो जब उसकी नन जो होती है उसकी बात करता है, तो वहाँ पे ह्यूमन नेचर को प्रेजेंट करता है, डिस्क्राइब करता है कि ये इंसान की फितरत है, वो कहने को क्या है, दिखा क्या रहे हैं और रियल में क्या है, जब वो सिटायर करता है चौसर, ठीक है। चौसर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉवल एंड ड्रामा। चौसर का कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहा, क्योंकि उसने जो द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल लिखा, बेसिकली दिस प्रोलॉग इज अ काइंड ऑफ अ स्टोरी,
ठीक है ना, अ नॉवल शुड बी अ समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ, और चौसर का जो प्रोलॉग है वो एक्चुअल लाइफ की समरी ही तो है ना, तो इसीलिए ही वॉज कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, कि जब नॉवल लिखा भी नहीं जाता था उस दौर में चौसर ने इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया, एक स्टोरी बना दी। जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है उसने वो टेल्स बनाई, तो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल एट दैट टाइम। ठीक है, हिज प्रोलॉग कैन बी कॉल्ड अ नॉवल इन वर्स, और जो इसने अपने लिखी ये ट्रायलेस एंड क्रिसेड लिखी थी हैज़ बिन कॉल्ड अ नॉवल इन वर्स, मतलब ये उसकी पोइट्री है, लेकिन हम इस पोइट्री को कह सकते हैं कि ये एक नॉवल है जो वर्स फॉर्म में लिखा गया है, बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी दैट हैज़ एवरीथिंग। दिस स्टोरी, नॉवल के क्या सैलिएंट फीचर्स होते हैं? नॉवल में प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, एक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइजिंग एक्शन होता है, डिनाउंसमेंट होती है, ठीक है, बैकग्राउंड होता है, हर चीज़ होती है। तो उसकी ये जो पोइट्री थी या उसके जो प्रोलॉग था उसमें हर चीज़ है, ये प्लॉट भी है, कैरेक्टर्स भी हैं, एक्शन भी है, डिनाउंसमेंट भी है, और जो बैकग्राउंड उसका इस पोइट्री का लिया गया है दैट वाज ट्रोजन वॉर्स, जो उसकी ट्रायलेस एंड क्रुसेड का लिया गया। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा गया चौसर को। ठीक है, अब उसके बाद जो 15th सेंचुरी पोइट्री है उसमें आपके कुछ इंग्लैंड के चौसेरियंस आते हैं, पोइट आते हैं, और कुछ आपके स्कॉटिश चौसेरियंस आते हैं जो कि फॉलो करने की कोशिश करते हैं जेफरी चौसर के स्टाइल को, और इनको नाम दिया गया सन्स ऑफ जेफरी चौसर। ठीक है, वेरी फ्यू ऑफ देम थॉट ऑफ इमिटेटिंग द बेस्ट वर्क ऑफ चौसर द कैंटरबरी टेल्स। ये लोग क्या करते हैं, ये चौसर के जो अगले पिछले काम थे उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बेस्ट वर्क था उसका कैंटरबरी टेल उसको ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो चौसर के काम की जो सही एसेंस है उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। जब समझ ही नहीं पा रहे तो फॉलो किस तरह से करेंगे। ठीक है, और ये उसकी एलिगोरिकल जो वर्क्स थे चौसर के उसकी तरफ इनका ज़्यादा ध्यान जाता है। हालांकि चौसर ने जो अपना कैंटरबरी टेल्स में एलेगरी से निकल के वो कहता है कि मैं रियलिज्म पे बात करूँगा, मैं रियलिटी पे बात लिखूँगा। ठीक है, तो सर थॉमस मैलरी एंड कैक्सटन कंट्रीब्यूटेड नॉट मेनली टू डेवलपमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ इंग्लिश प्रोज. Caxton initiated the art of printing in England. The introduction of art of printing in England made books available at cheap prices to the commonality. अब ये मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब एलिगोरिकल पोइट्री जो है वो हमारी वो कौन सी थी? दी वर्क्स ऑफ चौसर विच वर इमिटेटेड आर द फॉलोइंग, जिसमें एलेगरी की एलिगोरिकल इसके वर्क्स थे वो कौन सी थी? पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द बुक्स ऑफ द डचेस एंड द हाउस ऑफ फेम। ये वर्क थे जिनको उन लोगों ने फॉलो किया था। उसके बाद अगर हम सटायर की और डायडेक्टिसिज्म की बात करते हैं तो 15th सेंचुरी पोइट जो थे दे फॉलोड लैंगलैंड। ठीक है, उन्होंने चौसर को इतना ज़्यादा नहीं किया बल्कि उन्होंने लैंगलैंड की जो प्लो मैन थी उसको ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश की है। एंड चौसर हैड नथिंग ऑफ द प्रीचर इन हिम, क्योंकि चौसर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ही वॉज नॉट अ डायडेक्टिक और अ प्रीचर। वो नहीं चाहता था कि मैं बताऊं कि ये गलत है या ये सही है, तुम्हें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। वो सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा था। ही वॉज अ डेलिनेटर ऑफ एवरीथिंग, ऑफ लाइफ, ऑफ मैनर्स, ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, वो आपको नहीं प्रीच करेगा कि क्या करना चाहिए और क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, तो ये लोग इसको फिर फॉलो करते हैं, वो चौसेरियंस वो लैंगलैंड को फॉलो करने लग जाते हैं। एक्लॉग क्या होता है? Eclogue is generally a short poem, especially a pastoral dialogue, generally between shepherds and shepherdesses, written in the manner of Virgil and Theocritus. वर्जल एंड थेक्राइडस के मैनर में उनके स्टाइल में जो वर्क लिखा जाता है तो बेसिकली शेफर्ड्स या शेफर्डेस के बीच में होता है। एक पेस्टरल डायलॉग है, मतलब गाँव के लोग जो एक नेचर में एक बात करते हैं बिल्कुल ही उन्हीं की लैंग्वेज में। ठीक है, बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में, दैट्स कॉल्ड एन एक्लॉग। ठीक है, द मैन हु इंट्रोड्यूस्ड द एक्लॉग इन इंग्लैंड वाज अलेक्जेंडर बार्कले। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि एक्लॉग किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ही वाज अलेक्जेंडर बार्कले। उसके बाद हमारे पास एक बैले आ जाता है कि बैले क्या होता है? बैले बेसिकली एक ओरल किस्म की पोइम्स होती हैं जो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रही होती है। ठीक है, एक फोक ओरिजिन होता है इसका, हमें नहीं पता। अब जिस तरह हम कहें कि लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, रोमियो जूलियट तो खैर वो प्ले था। खैर ये वाली जो कहानियां हैं क्या ये हकीकत में हुई भी थी या ये सिर्फ मिथ्स हैं जो हम सुनते आ रहे हैं और हम उनको सच समझ बैठे? हमें तो नहीं पता, उसके ओरिजिन को कौन जानता है कि क्या वाकई में हुआ था या नहीं हुआ था। मुझे तो ये सब मिथ्स लगती हैं। ठीक है ना, तो अ नरेटिव पोएम अडेप्टेड फॉर रेसिटेशन और सिंगिंग इन शॉर्ट स्टेंजास इज कॉल्ड बैले। तो ये जो बैले है ये वर्ड लिया गया था बॉलर से, विच मीन्स टू डांस। ठीक है, जो बैले डांस होता है।
एंड उसके बाद अब ये वाली जो चीज़ें हैं, ये बैले जो है ये वही है कि आपकी ओरल जो होगा वो होगा, ठीक है। ए शॉर्ट नरेटिव पोएम टोल्ड impersonally with some dramatic interest in more or less a traditional metrical form. Most commonly the stanzas employed by it consist of 4 lines. बैले में कितने stanzas होते हैं? एक stanza में 4 lines होती हैं, with second and fourth line rhyme करती हैं और first और third line rhyme करती हैं, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड लाइन कंटेन्स 4 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स एंड द अदर 2 लाइन्स हैव 3 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। तो क्या है बैले में? बैले में 4 लाइन्स हैं, उन 4 लाइन्स में जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है ये राइम करेंगी और सेकंड और फोर्थ लाइन राइम करेंगी, ठीक है। अब जब ये राइम करेंगी, जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है उसमें 4 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होंगे और जो तीसरी लाइन है उसमें बाकी जो दोनों लाइनें हैं उसमें 3 स्ट्रेस्ड सिलेबल होंगे, ठीक है। द थीम ऑफ मोस्ट ऑफ द बैलेड्स आर लव। बैले का थीम क्या होता है? लव होता है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी होगा, वॉर होगा, हिस्ट्री होगा, सुपर नेचुरल एलिमेंट होगा, कोई भी पेगन, क्रिश्चियन, रिलीजियस और बिब्लिकल थीम्स होंगे। 1/3 ऑफ देम आर अबाउट लव, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम आर अबाउट द सुपर नेचुरल सच एज इवल स्पिरिट्स होंगी, मरमेड्स के बारे में बात होगी, घोस्ट हो गए, डेविल हिमसेल्फ के बारे में बात होगी, ठीक है, डेविल के बारे में बात होगी, इमोशनल इफेक्ट। और बैले की जो वो राइट जो किया होगा वो कुछ इस तरह से किया होगा दैट इट विल हैव एन इमोशनल इम्पैक्ट अपॉन म्यूजिक एज द होल कम्युनिटी इज क्रेडिटेड बाय these critics with the authorship of ballet. It has even been supposed that a ballet is the spontaneous and joint composition of a group of people. क्योंकि ऐसे है ना, मैं जैसे नमक मिर्च लगा के मैंने आपको कहानी सुनाई, आपने नमक मिर्च लगा कर आगे सुना दी, उसने आगे सुना दी, तो वो कुछ ना कुछ एड अप होता रहा उसमें। सो इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली, कि वो मिथ वहाँ से चली आ रही है और उसमें छोटा मोटा नमक, मसाला, अदरक, लहसुन डल के वो बनती जा रही है और बनती जा रही है। सो दिस वॉज बैले। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच।